हेलो एवरीवन, हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे आज। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम ऑलरेडी इसका एक पहला वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 1 ऑलरेडी हम बना चुके हैं, ठीक है। वो आप विज़िट कर सकते हैं और हम पार्ट 2 के साथ कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम कुछ सेक्शंस डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम प्रिवेंटिव रिलीफ पे बढ़ेंगे, ठीक है। हम सेक्शन 17 से स्टार्ट करते हैं। क्या कहना चाह रहा है सेक्शन 17 कि भाई मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट है रिगार्डिंग द सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फॉर एन एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए है और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द सेल और लीज ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। और मान लो ए जो है इस प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है और बी इस प्रॉपर्टी को बाय कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको कैन नॉट सो इफ़ देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और लेट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विल नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्स इन फेवर ऑफ वेंडर और लेसर हु। तो ये ऐसी दो कंडीशंस है हमारे पास। अगर हमारा केस इनमें फॉल करता है तो वेंडर कौन है हमारे यहाँ, ए, ठीक है। ये हमारा वेंडर है, हम इसके फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्स नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? जब कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम इसको पता था कि इसके पास टाइटल नहीं है प्रॉपर्टी का, उसके बावजूद इसने उसको पता था उसके पास टाइटल नहीं है, उसके बावजूद उसने कॉन्ट्रैक्ट किया सेल और लेट ऑफ प्रॉपर्टी का, ठीक। तो हम इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेंगे। दूसरा, जब इसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तब इसको बिलीव था कि इसके पास गुड टाइटल है, ठीक है। क्या है? गुड टाइटल है। बट जब टाइम फिक्स आया, इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने का टाइम आया, उस टाइम पे ये जो है परचेसर को या लेसी को फ्री फ्रॉम टाइटल नहीं दे पाया, फ्री फ्रॉम रीजनेबल डाउट। तो ही वॉज अनेबल टू गिव द टाइटल फ्री फ्रॉम रीजनेबल डाउट टू बी, इसलिए हम ए के फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है। और ये दोनों प्रोविजंस जो हैं अप्लाई करेंगे कब? अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द सेल और हायर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो भी हम जो है तो भी ये दोनों प्रोविजंस जो होंगे वो अप्लाई करेंगे इस सिनेरियो में भी, ठीक है। ये हमारा सेक्शन 17 था। हम सेक्शन 13 देखते हैं। सेक्शन 13 क्या कहता है? राइट्स ऑफ जो है किसके? परचेसर और लेसी के अगेंस्ट पर्सन विथ नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल, ठीक है। राइट्स ऑफ परचेसर और लेसी, ये कौन है? हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल के हिसाब से ये बी था, ठीक है। अगेंस्ट पर्सन विथ नो और इम्परफेक्ट टाइटल, या अगेंस्ट पर्सन विथ नो टाइटल, ये और इम्परफेक्ट टाइटल हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में ये ए था, ठीक। तो बी के क्या राइट होंगे? अगेंस्ट ए। कहने का मतलब जो परचेजर है या लेसी है उसके क्या राइट होंगे? अगेंस्ट द पर्सन विथ नो टाइटल, दैट इज़ ए और इम्परफेक्ट टाइटल, ठीक है। तो इसमें टोटल जो है 5 राइट्स मिल रहे हैं उनको, ठीक है। टोटल 5 राइट्स मिल रहे हैं। ये ए में है ये वाला राइट, ठीक है, जो कि है फीडिंग ग्रांट बाय स्टॉपल। तो परचेसर के पास फीडिंग ग्रांट बाय स्टॉपल का राइट है। अब ये क्या चीज़ होती है? एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो फादर है, सन है, ठीक है। 2 लोग हैं, फादर है और सन है, ठीक। इन्होंने इस सन जो और इस फादर के पास इस प्रॉपर्टी का टाइटल है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है जिसका टाइटल फादर के पास है। फादर इस प्रॉपर्टी के ओनर है। सन क्या करता है? ये प्रॉपर्टी को सी को बेच देता है, बट सन के पास तो टाइटल ही नहीं है, टाइटल तो फादर के पास है, करेक्ट। तो अब सी का क्या राइट है? सी का राइट है फीडिंग ग्रांट बाय स्टॉपल। कहने का क्या मतलब? मान लो कि फादर की डेथ हो जाती है, फादर की डेथ हो गई, ठीक है। तो अगर फादर की डेथ हो गई तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी मान लो सन के पास आ गई, ठीक है। ये प्रॉपर्टी अब सन के पास आ गई, तो सी जो है वो एस को बोल सकता है भाई कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था इस प्रॉपर्टी को सेल करने का, और अब उस पर स्टॉपल लगेगा, फीडिंग ग्रांट बाय स्टॉपल। तो उस पर स्टॉपल लगेगा और तुम अब अपना स्टेप बैक नहीं ले सकते, अब तुम्हें अपना प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ेगा। फीडिंग ग्रांट बाय स्टॉपल बाय, बिकॉज पहले तो तुम्हारे पास टाइटल था नहीं, बट अब तुम्हारे पास टाइटल आ चुका है, ठीक है। तो अब तुम्हें अपना प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ेगा। इसी को हम फीडिंग ग्रांट बाय स्टॉपल कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको हम कहते हैं फीडिंग ग्रांट बाय स्टॉपल, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम। इसका क्या कहता है कि परचेसर कैन कंपेल सेलर और लेसर टू प्रोक्योर सच कॉन्करेंस ऑब्टेन करने को भी कह सकता है। अब ये कॉन्करेंस क्या चीज़ होती है भाई? मान लो ए है, बी है। अब मान लो ए ने एक प्रॉपर्टी जो है ये प्रॉपर्टी लीज पे दी, किसको दी? बी को दे दी लीज पे, ठीक। अब पर क्या होता है कि इस प्रॉपर्टी को लीज पे देने के बाद कुछ ऐसा लॉ है, कोई कंडीशन है कि आपको जो है और प्रायर ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। किसका? लेट्स है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उस लोकल एरिया की, उसका
परमिशन लेना पड़ेगा इसको लीज पर देने के लिए, ठीक है। तो बी जो है ए को कंपेल कर सकता है कि भाई तुम जाओ और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से परमिशन सीख करके आओ या कॉन्करेंस ऑब्टेन करके आओ, ठीक है। तो देयर माइट बी सिचुएशन कि उसको लीज पे देने के लिए कोई ऑथराइजेशन की ज़रूरत है, तो वो बोल सकता है कि बी ए को कि भाई जाके कॉन्करेंस ऑब्टेन करो, ठीक है। अगला केस है कंपेल वेंडर टू ऑब्टेन कन्वेंस। तो परचेसर कंपेल कर सकता है किसको, वेंडर को कन्वेंस ऑब्टेन करने के लिए। क्या कहने का मतलब है, मान लो ए है, बी है और सी है, ठीक है। ए ने अपनी प्रॉपर्टी जो है ये प्रॉपर्टी बी को बेची और बी ने उसके बदले उसको 50 लाख रुपीज़ पे किया, ठीक है। बट इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। एक बी ने ए को 50 लाख दे दिए, ए ने बोला भाई आज से तेरी प्रॉपर्टी तेरी, ठीक। कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं कराया, कुछ नहीं। अब बी ने यही सेम प्रॉपर्टी बाद में सी को बेच दी फॉर 80 लाख रुपीज़, ठीक है। तो क्या कर सकता है इस सिनेरियो में, सी कंपेल कर सकता है किसको, बी को। सी कंपेल कर सकता है बी को कि भाई तू जा और जाके ए से बोल कि भाई तुम दोनों मिलके इस पूरी ट्रांजैक्शन को फॉर्मलाइज कराओ, डॉक्यूमेंट कराओ, रजिस्टर कराओ। तो अपने नाम पे इस प्रॉपर्टी को रजिस्टर करा। ए से जाके बोल कि भाई तुम लोग कन्वेंस ऑब्टेन करो, फॉर्मलाइज करो इस ट्रांजैक्शन को फॉर्मलाइज करो। दिस इज़ व्हाट इज कन्वेंसेस, फॉर्मलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, राइट। फॉर्मलाइज करने को भी बोल सकता है डॉक्यूमेंट्स को। तो ये हमारा कन्वेंस वाला पार्ट था, ठीक है। अगला है डिस्चार्ज ऑफ एनकम्बरेंसेस। एनकम्बरेंसेस डिस्चार्ज करने को भी बोला जा सकता है। अभी एनकम्बरेंसेस का क्या सीन है, देखो ए है, ठीक है। ए ने अपनी प्रॉपर्टी जो है मॉर्गेज की बी को, तो उसने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी, ठीक है। अब उस मॉर्गेज के बदले बी ने ए को दिया 50 लाख रुपीज़, ठीक है, 50 लाख रुपए दिए। अब ए ने क्या किया, मीन वाइल द प्रॉपर्टी वॉज अंडर मॉर्गेज, ए ने ये प्रॉपर्टी सी को बेच दी वर्थ 1 CR, 1 करोड़ में बेच दी, ठीक है। बट इस प्रॉपर्टी पे तो एनकम्बरेंसेस हैं। जो प्रॉपर्टी ए ने बी को मॉर्गेज करी, ये प्रॉपर्टी लेट्स से वो उस पर तो अभी ऑलरेडी एनकम्बरेंसेस है क्योंकि वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, उस पर चार्ज है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, सी जो है ए को कंपेल कर सकता है कि भाई तुम जाओ और इस ए को बोल सकता है कि अपने सारा एनकम्बरेंसेस को डिस्चार्ज करो, इसका चार्ज को हटाओ, ठीक है। ये जो है सी ए को कंपेल कर सकता है कि भाई वो डिस्चार्ज करे एनकम्बरेंसेस को, ठीक। इसके अलावा एक लास्ट राइट जो है वो है टू सीक रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। तो ए और बी ने इस ट्रांजैक्शंस के टाइम पे, इस कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे इसको कुछ एडवांस में मनी डिपॉजिट किया था, ठीक है। कुछ एडवांस डिपॉजिट किया था तो उसको वापस मांग सकता है। अगर वो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट भी मांग सकता है और कॉस्ट ऑफ सूट की कॉस्ट भी मांग सकता है, जो उसको रिकवर करने के लिए उस डिपॉजिट को रिकवर करने के लिए उसने पे की होगी, ठीक है, उस पूरे सूट में। उसके बाद लियन ऑफ डिपॉजिट और इंटरेस्ट और कॉस्ट। तो फॉर एन एग्जांपल बी को इस प्रॉपर्टी का पोजेसन मिल गया था, ठीक है। बी को प्रॉपर्टी का पोजेसन मिल गया, तो अब इस केस में क्या होगा, बी उसको रिटेन, प्रॉपर्टी का पोजेसन मिल गया प्रॉपर्टी का, तो वो क्या कर सकता है, वो उसको रिटेन करके रख सकता है। कब तक, जब तक उसको वो डिपॉजिट नहीं वापस मिल जाता, वो इंटरेस्ट वापस नहीं मिल जाता या फिर वो कॉस्ट वापस नहीं मिल जाती, तब तक उस प्रॉपर्टी को रिटेन करने का राइट है उसके पास। समझ गए आप, ठीक। इसके अलावा 13(2) है, वो ये कहता है कि ऑल दिस राइट्स अप्लाई इन केस ऑफ सेल और हायर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर सेल और हायर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो भी ये सारे राइट्स एप्लीकेबल होंगे, ठीक। ये हमारा सेक्शन 13 था, ठीक है। इसके बाद हम सेक्शन 12 करने वाले हैं। सेक्शन 12 बोलता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट परफॉर्मेंस की बात कर रहा है कि हम क्या एक कॉन्ट्रैक्ट को पार्टली परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, एज ए जनरल रूल तो ये है कि हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउ नहीं करते, ठीक। जनरल रूल तो ये है कि अलाउ नहीं करते, बट हम कुछ सिनेरियोज़ हैं जिसमें हम अलाउ करते हैं, ठीक है। तो वो टोटल 3 सिनेरियोज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक। ए सिनेरियो ये रहा, ठीक। और इस बी सिनेरियो के अंदर ही 2 सिनेरियो है, तो मैंने उसको बी और सी मार्क कर दिया है इंडिविजुअली ताकि आपको अलग अलग समझ में आ जाए। तो हम ये 3 सिनेरियोज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, पहली चीज़ तो ये है कि भाई अगर हम पार्ट परफॉर्मेंस मांग रहे हैं तो हम इसीलिए मांग रहे हैं ना क्योंकि पूरे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये तो बहुत इम्प्लाइड सी बात है। तो पहली लाइन की कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड एज अ होल। ऑफ कोर्स अगर पूरा हो जाता है तो हम पार्ट परफॉर्मेंस क्यों मांगते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट पहली चीज़ पूरा
होल उसको हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि उसका स्मॉल प्रपोर्शन अनपरफॉर्म्ड रह रहा है, ठीक। कहने का क्या मतलब है, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो ए है बी है, ठीक है। ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं तुमको 100 एकर्स ऑफ लैंड जो है, कितना, 100 एकर्स ऑफ लैंड तुमको दूंगा और तुम उसके बदले मुझे दोगे 10 CR रुपीज़, ठीक है। उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, भाई मैं तुमको 100 एकड़ ज़मीन बेचूंगा और तुम उसके बदले मुझे 10 करोड़ रुपए दोगे, ठीक। ये इनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट था। अब क्या होता है, अब देखो ए के पास 99 एकर्स का तो वो है, क्या है, ए के पास 99 एकर्स का तो टाइटल है, वो ओनर है, लेकिन 1 एकड़ ज़मीन उसकी नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्ट हो गया है 100 एकड़ का। तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि लार्ज प्रपोर्शन जो है, देखो स्मॉल प्रपोर्शन रिमेन अनपरफॉर्म, क्योंकि ए के पास इसका टाइटल नहीं है, इसका टाइटल तो है 99 एकर्स का। तो इसमें क्या हो रहा है, स्मॉल प्रपोर्शन रिमेन अनपरफॉर्म, हम इसको परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, करेक्ट। बट हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि इसके पास ए के पास इसका टाइटल है, तो लार्ज प्रपोर्शन जो है हमारा परफॉर्म हो रहा है, ठीक। और अगर हम इस 1 एकड़ का कंपनसेशन कैलकुलेट कर पाएंगे, तो अगर हम इसका कंपनसेशन कैलकुलेट कर लेते कि भाई लेट से 10 लाख रुपए है, ठीक है। किसका कंपनसेशन, इस 1 एकड़ ऑफ लैंड का कंपनसेशन 10 लाख रुपए है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये करेंगे कि भाई हम ए से बी को 99 एकर्स ऑफ लैंड दिलवा देंगे और बी को और ए को 10 लाख रुपीज़ कंपनसेशन दे देंगे फॉर व्हाट, फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ दिस 1 एकड़, ठीक है। इसके नॉन परफॉर्मेंस के लिए उसको कंपनसेशन ग्रांट कर देंगे और बाकी का जो परफॉर्म हो सकेगा जो पार्ट, उसका हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउ करेंगे। ये देखो, अलाउ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ लार्ज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हम कर रहे हैं, 99 एकर्स का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और एंड अवार्ड कंपनसेशन फॉर स्मॉल प्रपोर्शन, हम 10 लाख का कंपनसेशन बी को भी दिला रहे हैं और साथ साथ में 99 एकर्स भी लैंड भी दे रहे हैं बी को। तो इस तरीके से हम हमारा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम अगली चीज़ देखते हैं। अगली चीज़ जो है वो ये है, बी वाला पार्ट है हमारा। बी पार्ट क्या है, बी पार्ट क्या कहता है कि भाई लार्ज प्रपोर्शन इस बार अनपरफॉर्म रह रहा है। पहली चीज़ तो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह परफॉर्म नहीं हो रहा, ऑफ कोर्स नहीं हो रहा है, इसलिए हम पार्ट परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं। दूसरी लार्ज प्रपोर्शन जो है अनपरफॉर्म रह रहा है। लार्ज प्रपोर्शन क्या है, अनपरफॉर्म रह रहा है। कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं। ए ने बी को वही सेम चीज़ बोली कि भाई मैं तेरे को 100 एकर्स ऑफ लैंड सेल करूँगा, तो मुझे उसके बदले 10 CR दे देना, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट था ए और बी के बीच में। अब क्या हुआ, ए के पास जो है 60 एकड़ ज़मीन नहीं है, ठीक है, बट उसके पास 40 एकड़ ज़मीन का टाइटल है। इसका टाइटल नहीं है, इसका टाइटल है उसके पास। अब इसके सिनेरियो में क्या हो रहा है कि हम ये लार्ज प्रपोर्शन को जो है ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बट हम स्मॉल प्रोपोर्शन को परफॉर्म कर पा रहे हैं। अब दूसरी चीज़ क्या कि इस लार्ज प्रोपोर्शन को मान लो हम कंपनसेट कर पाते हैं, हम इसका कंप्यूट कर पाते हैं, इसका जो कंपनसेशन है वो हम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो मान लो हमने कैलकुलेट कर पाए और हमने करा तो वो आया 6 CR लेट से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस सिनेरियो में, अनपरफॉर्म पार्ट टू बी डिड्यूस्ड फ्रॉम कंसिडरेशन। कहने का मतलब ये है कि हम 40 एकर्स है, जो हमारा 40 एकर्स ऑफ लैंड है, इसका हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या करेंगे, ग्रांट करेंगे। क्या करेंगे, ग्रांट कर देंगे, ठीक है। और जो रेस्ट ये बचेगा, जो 60 एकर्स वाला जो लैंड है जिसका हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ग्रांट कर पा रहे हैं, उस सिनेरियो में क्या करेंगे, देखो अनपरफॉर्म्ड पार्ट टू बी डिड्यूस्ड फ्रॉम कंसिडरेशन। कहने का मतलब ये है, कंसिडरेशन कितनी थी, 10 CR थी, ठीक है। उसमें अनपरफॉर्म्ड पार्ट की डिड्यूस कर देंगे, तो ये 6 CR को माइनस कर देंगे तो 4 CR बचेगा, करेक्ट। तो हम हम बी को 40 एकर्स ऑफ लैंड देंगे, ठीक है, 40 एकर्स देंगे, और बी जो है ए को कितने पे करेगा, 4 CR पे करेगा, और इस तरीके से हम पार्ट परफॉर्मेंस ग्रांट करेंगे, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इट इज़। अब हम तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसके लिए हम थोड़ा सा अलग एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। तीसरा एग्जांपल क्या है कि भाई सेम सिनेरियो, पूरा कॉन्ट्रैक्ट हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, लार्ज प्रपोर्शन अनपरफॉर्म रह रहा है। और देखते हैं अब हम एग्जांपल, मान लो ए है, ठीक है, ए का फादर थे एफ, ठीक है, फादर थे एफ़। अब एफ़ की ना एक घर हुआ करता था, जो कि बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा घर बनाया था उन्होंने, और उस घर से एक बहुत ही प्यारा सा गार्डन अटैच्ड था,
क्या था, गार्डन अटैच था इस घर से, ठीक है। तो ये घर जो बना था ये 1000 स्क्वायर फीट में बना था, ठीक है, घर। और ये जो गार्डन था ये बना था 5000 स्क्वायर फीट में, ठीक है। बहुत ही प्यारा गार्डन बना था, बहुत फ्लावर्स थे, ठीक है, और बहुत अच्छा घर था ये, ठीक है। अब क्या हो जाता है, एफ को जो है फाइनेंशियल लॉस हो जाता है बिजनेस में, तो उन्हें ये घर बेचना पड़ता है, ये घर, गार्डन, ये पूरी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है। तो ये पूरी प्रॉपर्टी वो सी को बेच देते हैं। किसको बेच देते हैं, सी को। जब ए बड़ा होता है और वो अपना पैसा कमा लेता है तो ये बोलता है भाई मैं मेरे पापा और मैं इस घर में रहा करते थे, मेरी पूरी मेमोरीज़, मेरा पूरा चाइल्डहुड वो पूरा इस घर से अटैच्ड है, ठीक है। मुझे मैं और मेरे फादर जो हैं इस गार्डन में खेला करते थे, तो मुझे अब ये घर खरीदना है और मैं इसके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ, ठीक है। अब मान लो इस घर की कीमत और इस गार्डन की कीमत 1 CR थी, लेट से ठीक है 1 CR थी। आप क्या करते हैं, ए जो है सी के पास जाता है, बोलता है भाई देख सी बात है, मुझे घर चाहिए, ठीक, तू जो कीमत बोलेगा मैं देने को तैयार हूँ। तो सी बोलता है भाई अगर तू बेचना चाहे तो मैं 5 करोड़ रुपए में बेच सकता हूँ तुझे, ठीक, मतलब अगर तू खरीदना चाहे तो मैं तुझे 5 करोड़ रुपए में बेच सकता हूँ, ठीक है। ए बोलता है भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे मेरा घर चाहिए जिसमें मैंने अपना बचपन अपने फादर के साथ स्पेंड किया था, वो घर मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए। ओके डन, डील हो गई। 5 CR जो है ए देगा सी को, और सी उसके बदले वो घर देगा और प्लस वो गार्डन भी देगा, जो जितना पूरा गार्डन है सब पूरा दिया जाएगा। अब क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक। तो उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बोला कि भाई ये जो गार्डन जो दे रहे हैं ना, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी है और ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप इसको सेल वेल नहीं कर सकते, ठीक। तो ये हो गया गवर्नमेंट लैंड। अब प्रॉब्लम ये हो गई है इस कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारा लार्ज प्रोपोर्शन का पार्ट है, लार्ज प्रोपोर्शन क्या है इसमें, गार्डन, ठीक है, 5000 स्क्वायर फीट ऑफ कोर्स, ठीक है, गार्डन। और जो हमारा स्मॉल प्रोपोर्शन है वो क्या है, वो है घर, वो क्या है, घर। अब इसमें जो घर है या होम है वो घर जो है स्मॉल प्रोपोर्शन में वो 1000 स्क्वायर फीट का है और गार्डन 5000 स्क्वायर फीट का है। हम घर का परफॉर्मेंस तो करा पा रहे हैं, लार्ज पार्ट जो है गार्डन वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और हम उसको ट्रांसफ़र सेल नहीं कर पाएंगे इस केस में, तो ये लार्ज प्रपोर्शन को जो है हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब क्या है दूसरी चीज़, ए जो है उसने पूरा चाइल्डहुड इस घर में स्पेंड किया था, ठीक है। अब उसकी बहुत इमोशंस अटैच्ड हैं इस घर से, ठीक है, जिसकी वजह से हम इस गार्डन का जो है कंपनसेशन कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसका कंपनसेशन हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, इसी के लिए तो वो 5 करोड़ रुपए दे रहा था, वरना घर की कीमत तो 1 ही करोड़ थी, ठीक है, समझ रहे हो। तो हम इसके बदले इसका कंपनसेशन कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। तो क्योंकि गार्डन का हम कंपनसेशन कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं और हम सिर्फ स्मॉल वाले उसका जो स्मॉल प्रोपोर्शन में, मतलब कि जो हमारा घर है, जो स्मॉल प्रोपोर्शन है कॉन्ट्रैक्ट का जो कि घर है, उसका हम परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं, लेकिन इसका ना हम परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं ना इसको हम कंप्यूट कर पा रहे हैं, करेक्ट। तो उस केस में क्या होगा, अगर ए को, क्योंकि गार्डन तो गया, वो तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर ए को ये घर भी चाहिए होगा तो उसको पूरे 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे सी को, देयर इज़ नो अदर वे, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने बहुत मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल लिया है, बट मेरे को ये एग्जाम्पल समझा, ठीक है, इसी के थ्रू मैं आपको समझा सकता था, ठीक। तो आप अगर नहीं समझे तो आप फिर से वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, ठीक। अब इसमें अगली चीज़ क्या है, अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है, तो जो सब्सिक्वेंट क्लेम फॉर कंपनसेशन और डैमेजेस हैं वो रिलिंक्विश हो जाएंगे। ऑफ कोर्स अगर आप परफॉर्मेंस ग्रांट कर रहे हैं तो आप बाद में उस ब्रीच के लिए कंपनसेशन और डैमेजेस रिलिंक्विश नहीं की क्लेम रिलिंक्विश हो जाएंगे, करेक्ट, ठीक। अगर पार्ट जो है स्पेसिफिकली परफॉर्म, ठीक है, जो पार्ट जिसको हम स्पेसिफिकली परफॉर्म करते हैं वो इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द पार्ट जिसको हम परफॉर्म नहीं कर सकते, तो हम उस पार्ट का परफॉर्मेंस ग्रांट करेंगे जिसको हम फॉर्मर पार्ट का ग्रांट करेंगे जिसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बात है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें दो चीज़ें हैं, एक का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम ग्रांट कर सकते हैं, एक का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम ग्रांट नहीं कर सकते। तो और ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट फुटिंग पे है, मतलब अलग अलग है, सेपरेबल है ये क्या है, सेवरेबल है,
तो उस केस में हम इसका ग्रांट कर देंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इसका नहीं कर पाएंगे। ठीक, यही बेसिकली कहना चाह रहा है। एक्सप्लेनेशन अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी डीम्ड टू बी नॉट टू बी परफॉर्म्ड एज अ होल व्हेन द सब्जेक्ट मैटर सीज टू एग्जिस्ट। ऑफ कोर्स अगर सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया तो मान लिया जाएगा ना कि भाई पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं परफॉर्म कर पा रहे। ऑफ कोर्स दिस इज़ अ वेरी जनरल थिंग, बट हाँ उन्होंने एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, अब जो है हम सेक्शन 15 देखेंगे कि भाई कौन कौन व्यक्ति ऐसे लोग हैं जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, कौन कौन लोग हैं जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, वो देखेंगे। ठीक है, पहला, एनी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकती है, ऑफ कोर्स। ठीक है, ये तो बहुत ही जनरल बात है। सेक्शन 15B ये देखते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ अ पार्टी कैन सीक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट होंगी उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे और प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल ऑफ द पार्टी, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सीख कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रोवाइजो अटैच्ड है। वो क्या कहना चाह रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव और प्रिंसिपल कैन नॉट सीक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन फॉलोइंग केस। ये जो रिप्रेजेंटेटिव है और प्रिंसिपल है ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं सीख कर पाएंगे दो केसेस में, और वो केसेस क्या हैं, एक तो ये है, ये केस है, और एक बी वाला ये केस है। अब इनको देखते हैं। जब लर्निंग स्किल सॉल्वेंसी जो है मटेरियल इंग्रेडिएंट होगा कॉन्ट्रैक्ट का, इसेंशियल पार्ट होगा या इसेंस होगा कॉन्ट्रैक्ट का, क्या लर्निंग स्किल और सॉल्वेंसी अगर इसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो हम जो है रिप्रेजेंटेटिव और प्रिंसिपल के फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेंगे। और दूसरा, जब कॉन्ट्रैक्ट में, जब जो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें क्लियरली लिखा गया था कि भाई आप अपना इंटरेस्ट किसी और को असाइन नहीं करेंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट आप खुद, जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है वही परफॉर्म करेगी। तो इन दोनों केसेस में हम जो है रिप्रेजेंटेटिव और प्रिंसिपल को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देंगे। ठीक, इन दोनों केसेस में। ठीक, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, पहले इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं क्या कहता है। ठीक, मान लो कोई ए है। ठीक है, ये बहुत फेमस पेंटर है, मतलब लाइक एम.एफ. हुसैन। ठीक है, एम.एफ. हुसैन जितने फेमस पेंटर हैं। ठीक है, अब ये ए है और सी है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। सी बोलता है यार मुझे 7 हॉर्सेस की पेंटिंग चाहिए, 7 हॉर्सेस की पेंटिंग चाहिए, तो तुम बहुत कमाल पेंटर हो, तुम इतना बड़ा नाम है तुम्हारा, तो तुम बना दो। ये बोलता है भाई देख मैं बना तो दूंगा लेकिन मेरे को पैसे भी इतने चाहिए। तो बोलता है चल 5 करोड़ रुपए दूंगा तो पेंटिंग बना तो सही। ठीक है भाई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, 7 घोड़े बनाने हैं, 7 हॉर्सेस की पेंटिंग बनानी है, उसके 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत फेमस है, उनका नाम बहुत फेमस है। ठीक है, अब देखो ये क्या करते हैं इस केस में, वो अपने सन को जो है बोल देते कि भाई देख मैं थोड़ा बिजी हूँ यार, तू मेरे बिहाफ पे पेंटिंग बना दे और अच्छी बना देना 7 हॉर्सेस की। एस क्या करता है, एस वो पेंटिंग बना देता है। ठीक है, ऐसे ये पेंटिंग बना देता है। अब वो पेंटिंग बना के सी के पास जाता है और सी को वो पेंटिंग दे देता है। अब वो सी बोलता है भाई पेंटिंग बनाई किसने, एस बोलता है मैंने बनाई। तो अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि सी 5 करोड़ रुपए ए को क्यों पे कर रहा था, बिकॉज वो जो पर्सन उस पेंटिंग को बनाने वाला था वो ए था, राइट। अब ए ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो काम दे दिया, राइट। बट द प्रॉब्लम है हेरिस कि इसमें ना जो आर्टिस्टिक वर्क है उसमें स्किल, जो आर्टिस्ट की स्किल है वो मटेरियल इंग्रेडिएंट होता है कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक, तो ऑब्वियसली वो 5 करोड़ रुपए तो पे इसीलिए कर रहा था ना ताकि ए बनाए उस पेंटिंग को, बिकॉज ए वॉज वेरी फेमस आर्टिस्ट, करेक्ट, राइट। वरना पेंटिंग तो क्या है, पेंटिंग तो 50,000 में भी आ जाती है, 5,000 में भी आ जाती है, 5,000 में ही पेंटिंग आ जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज़ बिकॉज ही वॉज सो स्किल्ड, ही वॉज सो फेमस, राइट, इसलिए हम उसको 5 करोड़ रुपये पे कर रहे थे। तो जब कोई कॉन्ट्रैक्ट का इसेंशियल स्किल हो जाता है तो उस केस में हम रिप्रेजेंटेटिव के फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेंगे। तो अगर एस सी को वो पेंटिंग दे देता है और सी उसको पे करने से मना कर देता है तो हम फिर एस को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम एस को क्या करेंगे, हम एस को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ग्रांट करेंगे। ठीक, दूसरा है अगर इंटरेस्ट असाइन कर दिया होगा, क्या कहने का क्या मतलब, मान लो ए है और सी है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जब बनाया कि भाई तुम मुझे 7 हॉर्स, जो ए है तुम मुझे 7 हॉर्सेस की पेंटिंग दोगे, यानी कि सी को पेंटिंग दोगे और सी उसके बदले 5 CR रुपीज़ देगा। ठीक, उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट में पहले क्लियरली लिख दिया भाई ए तुम खुद ही उस पेंटिंग को बनाओगे, तुम अपना काम किसी और को असाइन नहीं करोगे। तो उस केस में अगर ए जो है अपना पेंटिंग बनाने का काम एस को असाइन कर देता है तो उस केस में भी अगर एस पेंटिंग बना के सी को दे देता है और सी पैसे नहीं देता तो हम एस के फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा।
अब ये अनलेस वर्ड है, कहने का क्या मतलब, अगर हमारा केस इन दो सिनेरियो में फॉल करता है तो हम रिप्रेजेंटेटिव और प्रिंसिपल के फेवर में परफॉर्मेंस ग्रांट कर सकते हैं। अब वो क्या केस है वो देखो। पहला सिनेरियो ये है कि पार्टी हैज़ ऑलरेडी परफॉर्म्ड हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी ने अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया था, या जो रिप्रेजेंटेटिव और प्रिंसिपल ने जो परफॉर्मेंस दी है वो उसको जो है अपोजिट पार्टी ने एक्सेप्ट कर ली है। तो इन दोनों केसेस में हम रिप्रेजेंटेटिव और प्रिंसिपल के फेवर में जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ज़रूर देंगे, ठीक है, इन दोनों सिनेरियो में। तो इन दोनों सिनेरियो में रिप्रेजेंटेटिव और प्रिंसिपल सूट फाइल कर सकते हैं और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकते हैं, ठीक। अब क्या सिनेरियो है ये देखते हैं। पार्टी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया है, कहने का मतलब ये है कि मान लो ये फादर है, लेट्स से ए है जो कि फादर है, इनका सन है एस, और ये है हमारे वही सेम एग्जांपल सी, ठीक है। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है 7 हॉर्सेस की पेंटिंग के लिए, ये इनको 5 करोड़ रुपए देंगे, किसको, ए को, ये इनको पेंटिंग देंगे। अब इसमें क्या होता है, ए जो है वो पेंटिंग बनाते हैं 7 हॉर्सेस, बढ़िया बहुत अच्छी पेंटिंग बना देते हैं 7 हॉर्सेस की, ठीक है। वो बोलते हैं एस को कि भाई जाओ इस पेंटिंग को सी को दे देना और सी से 5 करोड़ रुपए ले लेना। इसमें पेंटिंग किसने बनाई है, ए ने। तो ए ने, पार्टी ने तो अपना पार्ट ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया है, एस तो क्या कर रहा है, एस तो जब जाके डिलीवर कर रहा है और पैसे लेके आ रहा है, करेक्ट। तो इस पूरे सिनेरियो में हो क्या रहा है, इस पूरे सिनेरियो में एक ही चीज़ है, वो ये है कि पार्टी ने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया। तो उस केस में अगर सी पेंटिंग ले लेता है और इसको एस को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देने पैसे देने से मना कर देता है, तो उस केस में एस जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकता है, ठीक है। उस केस में एस जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकता है, ठीक। अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा क्या है, परफॉर्मेंस बाय रिप्रेजेंटेटिव और प्रिंसिपल हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय अदर पार्टी, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, मान लो ए है, उनका सन है एस, और सी वही सेम कॉन्ट्रैक्ट है उनके बीच में कि भाई ये जो है इनको पेंटिंग देंगे और ये जो है इनको 5 करोड़ रुपए देंगे, सेम चीज़। अब ए हो गए बिजी भाई, ठीक, ए बिजी हो गए, तो ए ने क्या बोला, अपने सन को बोल दिया कि भाई तू बना दे 7 हॉर्सेस की पेंटिंग। एस जो है ए का ही सन था, एस ने भी बहुत प्रैक्टिस करके ए से सब कुछ सीख लिया था, ठीक है। तो एस क्या करता है, बहुत अच्छी पेंटिंग बना देता है, बहुत बढ़िया सी पेंटिंग बना देता है। वो पेंटिंग लेके जाके सी के पास जाता है, सी पूछता है भाई ये पेंटिंग किसने बनाई, एस बोलता है कि मैंने बनाई। लेकिन सी को पेंटिंग बहुत पसंद आती है, वो बोलता है भाई बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है तुमने, कमाल कर दिया, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी अच्छी पेंटिंग बना सकते हो, बहुत बढ़िया पेंटिंग बना दी, ठीक। अब सी उसको पैसे देने से मना कर देता है, पर इस केस में क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस को सी ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो इस सिनेरियो में क्या होगा, इस सिनेरियो में एस जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट सी के अगेंस्ट ला सकता है और बोल सकता है भाई दो 5 करोड़ रुपए तुमने मेरी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेनिफिशियरी कैन सीक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बेनिफिशियरी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सीक कर सकता है, कब कर सकता है, जब कॉन्ट्रैक्ट था फॉर सेटलमेंट ऑफ मैरिज और उससे कोई, मान लो हस्बैंड वाइफ है, इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द सेटलमेंट ऑफ मैरिज, तो उसका बेनिफिट जो है सन को मिल रहा है, तो इस केस में एस जो है वो सूट फाइल कर सकता है, जो कि सन है, बिकॉज ही इज़ बेनिफिशियरी फॉर टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सूट फाइल कर सकता है, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट के परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। अब 15D क्या कहता है, और सेम इसमें भी यही है, कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ डाउटफुल राइट्स बिटवीन द मेंबर ऑफ सेम फैमिली, कि अगर फैमिली मेंबर्स के बीच में डाउटफुल राइट्स के रिगार्डिंग कोई कॉम्प्रोमाइज़ है और उसका कोई उसकी वजह से किसी को बेनिफिशियरी को बेनिफिट मिल रहा है, तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक। सेम सिनेरियो वही भी है, ठीक है। 15D पे आ जाते हैं। अब देखो ये क्या कहता है, रिमाइंडर मैन सू कर सकता है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कौन, रिमाइंडर मैन। अब देखते हैं रिमाइंडर मैन कौन है। तो फॉर एग्जांपल ए जो है इस प्रॉपर्टी का ओनर है ए, ठीक, वो उसकी प्रॉपर्टी है, बी उसका बहुत अच्छा दोस्त है। ए बोलता है भाई तू, मैं तेरे, वो ए जो है वो बी के फेवर में लाइफ स्टेट क्रिएट करता है और बोलता है भाई तू जब तक है इस दुनिया में तू मज़े कर इस प्रॉपर्टी में, ठीक है, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तू मज़े कर, लेकिन जब तेरी डेथ हो जाएगी तो ये प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी, ये प्रॉपर्टी चली जाएगी सी को। तो जो सी है वो हमारा रिमाइंडर मैन है कि भाई जो रिमाइंडर बचेगा वो सी को चला जाएगा, बेसिकली जो प्रॉपर्टी है वो सी को चली जाएगी, ठीक है। अब बी ने इन द मीन टाइम ड्यूरिंग हिज लाइफ
तो उसने, क्योंकि वो प्रॉपर्टी लाइफ स्टेट किसके फेवर में था, बी के फेवर में, तो बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया रिगार्डिंग दैट प्रॉपर्टी विथ हुम, विथ डी। तो बी ने बोला कि भाई ये पूरी प्रॉपर्टी और ये बहुत बड़ी है, तो एक काम कर, आधे में तू रहे, तो उसने उसको लीज पे दे दिया आधी प्रॉपर्टी, किसको, डी को। ठीक, अगर डी जो है बी को रेंट पे नहीं करता है, सी बीइंग द रिमाइंडर मैन कैन सू डी फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बी एंड डी। ठीक है, सी सू कर सकता है डी को फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, सेक्शन 15E, रिवर्जनर इन पोजेशन कैन सू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। रिवर्जनर सू कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। अब रिवर्जनर कौन होता है वो देखते हैं। ए था ओनर, ए बी उसका बहुत अच्छा दोस्त था। ठीक है, बी के फेवर में उसने लाइफ स्टेट क्रिएट किया और बोला भाई इस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर, मज़े कर तू, लेकिन जब तेरी डेथ हो जाएगी तो ये मान लो तो ये प्रॉपर्टी मेरे पास वापस आ जाएगी। जो ओनर के पास ही प्रॉपर्टी वापस आ जाए तो वो रिवर्जनर होता है। ठीक है, तो ए रिवर्जनर होगा जब बी की डेथ हो जाएगी तो प्रॉपर्टी ए के पास वापस आ जाएगी। ठीक, इन द मीन टाइम बी ने, जब उसके पास लाइफ स्टेट था या वो अलाइव था अपने तो उसने क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है किसके साथ, डी के साथ। किसके साथ, डी के साथ। सेम कॉन्ट्रैक्ट कि भाई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है तो तू रह ले। ठीक है, अब ठीक है लीज बनाता है और बोलता है कि तू रह ले, इसका रेंट मुझे देते रहियो। अब जो डी है वो बी को रेंट नहीं देता, ए बीइंग द ओनर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बीइंग द रिवर्जनर, बी रिवर्जनर है, ए कैन सू डी फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बी एंड डी कि भाई तू लीज पे लिया है तो तू रेंट तो दे एटलीस्ट। ठीक है, 15F, रिवर्जनर इन रिमाइंडर मैन इन कैन सू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। रिवर्जनर इन रिमाइंडर कौन होता है, अब ये देखते हैं। ठीक है, ये देखते हैं हम कि ये होता कौन है। तो पहले मान लो हस्बैंड था। ठीक है, हस्बैंड था और उनकी वाइफ थी। ठीक है, हस्बैंड था और उनकी वाइफ थी। ठीक है, उनका कोई बेटा नहीं था। ठीक है, तो क्या हुआ, उनका कोई बेटा था नहीं, तो जब हस्बैंड की डेथ हुई तो ये प्रॉपर्टी उनकी विडो को चली गई। कहने का मतलब है उनकी वाइफ को चली गई। ठीक है, अब क्या हुआ, जब वाइफ की डेथ हुई, ठीक है, तो वाइफ की डेथ हुई, उससे पहले उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था किसके साथ, डी के साथ। वो सेम कॉन्ट्रैक्ट कि भाई आप बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है तो मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो तुम इस प्रॉपर्टी में रहो। ठीक है, मुझे रेंट देते रहना, लीज पे दे दी प्रॉपर्टी आधी, मुझे तुम लीज पे दी है तो मुझे तुम रेंट देते रहना। ठीक है, डब्लू ने डी के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। अब डब्लू की डेथ हो गई, किसकी हो गई डेथ, तो डब्लू का कोई सन तो था नहीं, तो ये प्रॉपर्टी रिवर्ट करके किसके पास गई, टू द हायर ऑफ हस्बैंड। किसके पास, हायर ऑफ हस्बैंड के पास। ठीक है, तो जो हायर ऑफ हस्बैंड थे, ठीक है, तो मान लो मदर थी अलाइव तो मदर के पास चली गई, किसके, हस्बैंड की मदर के पास। ओके, हाँ, हस्बैंड की मदर के पास ये प्रॉपर्टी चली गई। ठीक, तो अब क्या हो रहा है, ये प्रॉपर्टी एच की डेथ के बाद डब्लू के पास गई, डब्लू बीइंग द रिमाइंडर मैन से ये वापस रिवर्ट हो गई टू द हायर ऑफ हस्बैंड, तो जिनसे आई थी उनको वापस चली गई। तो दिस इज रिवर्जनर इन रिमाइंडर मैन। ठीक, अब डी जो है डब्लू को कोई रेंट नहीं देता है या कुछ नहीं देता है, तो डब्लू के मरने के बाद ये प्रॉपर्टी एम को जाएगी, करेक्ट। बट इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, डी जो है मान लो इसको लीज का रेंट या कुछ नहीं देता है, एम कैन सू डी फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट एग्जिस्ट बिटवीन डब्लू एंड डी बीइंग द रिवर्जनर इन रिमाइंडर मैन। ठीक, अब देखो इसका ना मैं बहुत टाइम से एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश कर रहा था बट मुझे अच्छा एग्जाम्पल मिला नहीं, सो आई स्क्रोल्ड यूट्यूब पर, मुझे लॉ वाला का चैनल मिला एंड उन्होंने, जो मैम थी, उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो ये मैंने वहाँ से ले लिया है, सो द क्रेडिट फॉर दिस एग्जाम्पल गोज़ टू लॉ वाला चैनल। ठीक है जी। अब सेक्शन 15FA ये क्या कहता है कि भाई मान लो कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, वो कॉन्ट्रैक्ट एंड में एंटर करती है। ठीक, एंटर करने के बाद वो किसी और LLP के साथ अमलगमेट हो जाती है, तो जो नई LLP है वो सू कर सकती है। क्या कहने का मतलब, AB पार्टनर्स थे। ठीक है, AB पार्टनर्स कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं किसके साथ, डी के साथ। किसके साथ, डी के साथ, और बाद में कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं डी के साथ, उसके बाद वो अमलगमेट हो जाते हैं XY पार्टनर्स के साथ। ठीक, तो वो नई जो फर्म बनी, जो नई LLP बनी, वो ABXY पार्टनर्स बनी। क्या बनी, ABXY पार्टनर्स। ठीक है, तो इस केस में ABXY डी को सू कर सकता है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सेम कंपनी के साथ BO प्राइवेट लिमिटेड थी, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया डी के साथ।
ठीक है। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, उसके बाद फिर वो बाद में अमलगमेट हो गई होगी, तो उसने एनडी प्राइवेट लिमिटेड के साथ अमलगमेशन कर लिया। अब वो जो नई कंपनी बनी वो बीओ बॉन्ड प्राइवेट लिमिटेड बन गई, ठीक है। तो जो बॉन्ड प्राइवेट लिमिटेड है वो सू कर सकती है डी को फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। सेम इसमें भी चीज़ें बस यही है कि 15G जो है प्रमोटर्स की बात करता है। प्रमोटर्स वो लोग होते हैं, प्रमोटर्स ऑफ कंपनी कौन होते हैं? वो होते हैं जो कंपनी की नींव रखते हैं, राइट, द पीपल बिहाइंड द कंपनी, द इनिशियल मेंबर्स बिहाइंड द कंपनी, ठीक है। तो प्रमोटर्स ने क्या किया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया डी के साथ, ठीक है, और बाद में उन्होंने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी जिसका नाम था XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और XYZ प्राइवेट लिमिटेड ने इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया और अपनी एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट कर दी किसको? डी को, ठीक है, कि भाई हम इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये कम्युनिकेशन उन्होंने डी को कर दी। इस केस में XYZ प्राइवेट लिमिटेड है वो डी को सू कर सकती है रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रमोटर्स एंड डी, ठीक है। अब देखो किसके अगेंस्ट हम जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हैं, ठीक। तो हम किसके अगेंस्ट जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑब्टेन अगेंस्ट द फॉलोइंग पर्सन। इन लोगों के अगेंस्ट हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। पहली बात, पार्टी, आइदर पार्टी, सो द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। इट्स अ वेरी जनरल बात, ठीक है। ऑब्वियसली हम पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन करेंगे ही, ठीक है। अगला है सेक्शन 19B। सेक्शन 19B क्या कहता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी ऑब्टेन्ड अगेंस्ट एनी अदर पर्सन, ठीक है। ऑब्टेनिंग टाइटल सब्सिक्वेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी सूड। तो एनी अदर पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद टाइटल ऑब्टेन करता है उसको आप सू कर सकते हो फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। एक्सेप्शन है उसका, वो क्या है कि अगर थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है, वो भी गुड फेथ में एंड विदाउट नोटिस ऑफ ओरिजिनल, तो उस केस में जो है आप उसको सू नहीं कर सकते, ठीक। उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते अगर उस थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस। एग्जाम्पल देखते हैं, ए है और बी है। ए और बी ने क्या भाई कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल किया या एग्रीमेंट टू सेल किया कि भाई तुम मुझे जो है एक ये जो प्रॉपर्टी है तुम मुझे बेचोगे, ठीक है, और मैं इसके बदले तुमको 5 लाख रुपए दे दूंगा, ठीक। उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था फॉर सेल, ठीक। बाद में क्या होता है, सी को पता चल गया कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है एग्रीमेंट ए और बी के बीच में हो गया है फॉर सेल, ठीक है। ये सी को पता चला, अब सी को ये प्रॉपर्टी चाहिए थी, अब उनने बोला भाई एग्रीमेंट फॉर सेल तो हो गया है, तो सी क्या करता है, ए के पास जाता है, बोलता है भाई देख तुझे तो 5 लाख मिल रहे हैं, मैं ये प्रॉपर्टी 10 लाख में ख़रीदने को तैयार हूँ, मुझे बेच दे। अब ए सोचता है भाई 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, दुगना पैसा मिल रहा है, तो ए क्या करता है, ये प्रॉपर्टी सी को बेच देता है, ठीक। बट देयर वाज ऑलरेडी एन एग्रीमेंट टू सेल या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑलरेडी था, ठीक है, और इसके बारे में सी को बिल्कुल पता था, ठीक है, सी को बिल्कुल पता था। तो सी इज़, आप अभी सिनेरियो में क्या है, सी इज़ द पर्सन हु इज़ क्लेमिंग अंडर हुम ए, सी इज़ द पर्सन हु इज़ क्लेमिंग अंडर ए, ठीक। तो अब कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था इसके बाद सब्सिक्वेंट टाइटल किसके पास आया, सी। तो बी कैन सू फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़, ठीक। अब ए है और बी है, ठीक है, ए और बी के बीच में एग्रीमेंट था, ठीक है, और ये एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट टू सेल था बिटवीन हुम ए एंड बी, ठीक है। देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बिटवीन ए एंड बी, ठीक। तो सिंपल सी बात थी कि ए उसको प्रॉपर्टी देगा और बी इसके बदले इसको 10 लाख रुपए देगा, ठीक है। अब डी जो है, डी को पता नहीं है कि भाई ऐसा कुछ है, ठीक है, कि कोई एग्रीमेंट था ए और बी के बीच में, ठीक। उसको कोई आइडिया नहीं है प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट का कि कुछ ऐसा था, ठीक। डी को पास इतना पता है कि भाई ये प्रॉपर्टी की साइड से रोड बनने वाला है, ठीक है, गवर्नमेंट ने टेंडर इशू कर दिए हैं, तो अब इस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाएगी। तो वो डी को, ए को अप्रोच करता है कि भाई तुम क्या ये प्रॉपर्टी बेच रहे हो? ए ने बोला हाँ भाई बेच रहा हूँ। डी ने बोला कि मैं इस प्रॉपर्टी को 15 लाख में ख़रीदने को तैयार हूँ अगर तुम बेचने को तैयार हो। इन्हें सोचा यार 10 लाख मिल रहे थे अभी तक तो बी से, अब 15 मिल रहे हैं तो डी को ही बेच देता हूँ। तो ये क्या करता है, डी को बेच देता है।
प्रॉपर्टी 15 लाख रुपए में, ठीक। अब ए ने डी क्या करता है, उसको भाई 15 लाख रुपए पे कर देता है गुड फेथ में, क्योंकि उसको इसका प्रीवियस का कोई आइडिया नहीं है, ठीक। और उसको पता भी नहीं है, वो तो सोच रहा था कि भाई मैं यहाँ रोड बनने वाला है तो पैस कीमत तो बढ़ेंगी, आज नहीं बढ़ेंगी 10 साल बाद कीमत बढ़ जाएगी, तो मैं ख़रीद लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। उसको प्रीवियस वाले एग्रीमेंट का कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, कोई आइडिया नहीं है। इस सिनेरियो में, इस केस में क्या होगा, जो बी है, बी जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन नहीं कर सकता अगेंस्ट डी, तो बी इन सच केस कैन नॉट ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट डी। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद, बट विथ गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। लेकिन अगर वो विदाउट नोटिस नहीं हुआ है और वो पार्टी को पता था और विदाउट गुड फेथ हुआ है, तो इस केस में द पार्टी बी, दैट इज़ बी, कैन ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट डी, जैसे कि हमने इस वाले एग्जाम्पल में देखा, ठीक है। 19C, ठीक है, एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर अ टाइटल नोन टू द प्लेंटिफ माइट हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय डिफेंडेंट, ठीक है। तो देखो एफ था, एफ का एग्रीमेंट टू सेल था या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल था विथ बी, ठीक है, सिंपल सा था कि भाई एफ जो है बी को घर बेचेगा और बी उसके बदले 5 लाख रुपए देगा, ठीक है, ऐसा कुछ तो था उनके बीच में एग्रीमेंट। अब मीनवाइल ये एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता, तब तक जो है एफ़ की डेथ हो गई। अब एफ़ की डेथ हो गई तो वो जो प्रॉपर्टी जो एस बी को बेचने वाला था वो चली गई एस के बीच में, एस के पास, ठीक। अब इसमें क्या है, ये एस जो है इज द पर्सन हु इज क्लेमिंग अंडर अ टाइटल ऑफ हुम, ऑफ एफ, एफ इज हुम, एफ इज द डिफेंडेंट, एफ जो है डिफेंडेंट। अगर इस एग्रीमेंट को, अगर बी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना होता तो इसमें डिफेंडेंट कौन होता? ऑफ कोर्स एफ होता। कौन होता? एफ। बी कौन होता? बी प्लेंटिफ होता, ठीक। बट प्लेंटिफ वॉज नोइंग दैट एस इज द पर्सन, ठीक है, हु इज क्लेमिंग अंडर द टाइटल ऑफ डिफेंडेंट एंड ही माइट हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय डिफेंडेंट, यानी कि एस माइट बी डिस्प्लेस्ड बाय डिफेंडेंट, ठीक है। तो एस जो है वो डिस्प्लेस कर देगा किसको? डिफेंडेंट को। हाँ, तो इस केस में क्या होगा, वो अगर, तो इस केस में क्या होगा, बी कैन, जो हमारा बी है वो एस को सू कर सकता है फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हुम, बिटवीन एफ एंड बी। अब हमारा 19C है, ठीक है। देखो एक एलएलपी फॉर्म हुई, ठीक, उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ठीक है, किसी डी पर्सन के साथ, बाद में वो एलएलपी अमलगमेट हुई किसी और पार्टनरशिप फर्म के साथ, ठीक। उनने एक नई पार्टनरशिप फर्म बनाई, नई एलएलपी बन गई, नई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्रिएट हो गई। तो वो जो डी है वो इसको सू कर सकता है for the specific performance of contract between the previous, that is the AB partners और D के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके रिगार्डिंग D ABCD पार्टनर्स को सू कर सकता है। सेम 19D कि भाई कोई कंपनी थी, लेट्स से CHI प्राइवेट लिमिटेड थी, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया डी के साथ, बाद में अमलगमेशन बनाया PKO प्राइवेट लिमिटेड के साथ। अब जो नई कंपनी फॉर्म हुई वो चिपको प्राइवेट लिमिटेड हो गई। तो उस केस में क्या होगा, डी जो है चिपको प्राइवेट लिमिटेड के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टिंग बिटवीन CHI प्राइवेट लिमिटेड एंड डी, ठीक। सेम चीज़ प्रमोटर्स ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया डी के साथ, ठीक है, कि भाई, और रिगार्डिंग कुछ के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया, बाद में उन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी जिसका नाम था ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, ABC प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट करी, ABC प्राइवेट लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया और अपनी एक्सेप्टेंस जो है डी को कम्युनिकेट कर दी, ठीक है। अब इस केस में डी जो है ABC प्राइवेट लिमिटेड को सू कर सकता है फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है। अब हम सेक्शन 18 देखेंगे जो कि वेरिएशन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? वेरिएशन के बारे में। क्या कहता है कि भाई अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो था वो बनाया गया था बिकॉज ऑफ फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से, ठीक है। सो देयर वाज अ फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में ये सब बिकॉज इसकी वजह से बनाया गया था वो, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, जिसकी वजह से जो पार्टी है, ठीक है, उन्होंने जिस तरीके से उसको एग्री किया था कि भाई ये इस तरीके से इफेक्ट लेगा, वो उस तरीके से नहीं ले रहा,
या उसके अलग तरीके से ले रहा है, सो उसका इफेक्ट जो है वो अलग हो गया है बिकॉज ऑफ फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह से इफेक्ट लेना था, जिस तरीके से पार्टीज़ ने एग्रीड किया था कि इस तरह से इफेक्ट लेगा, वो उस तरीके से नहीं ले रहा, ठीक है। और जो पार्टीज़ ने जितने भी टर्म्स एग्री किए थे वो उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, ठीक है। या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट फेल हो गया है टू प्रोड्यूस द लीगल रिजल्ट, ऐसा कोई लीगल रिजल्ट प्रोड्यूस करना था उस कॉन्ट्रैक्ट को जिसके लिए वो बनाया गया था, बट वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा। या फिर एग्जीक्यूशन के बाद, साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो पार्टीज़ ने म्यूचुअली एग्रीड करके कुछ टर्म्स बदल दिए, ठीक है। तो अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट होता है तो डिफेंडेंट जो है वो वेरिएशन सेटअप कर सकता है। तो वेरिएशन इज़ अ टाइप ऑफ डिफेंस जिसमें बोल सकता है भाई कि हमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके टर्म्स को वेरी कर लिया था और वेरिएशन को सेटअप करने की सारा जो तामझाम होता है वो डिफेंडेंट के ऊपर रहेगा, सारा बर्डन डिफेंडेंट के ऊपर रहेगा, ठीक है। और अगर वो सेटअप कर देता है, अगर डिफेंडेंट वेरिएशन सेटअप करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो प्लेंटिफ को जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिल जाएगी, लेकिन वो वेरिएशन के साथ मिलेगी, लेकिन ठीक है, वेरिएशन के बिना कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी जाएगी उसको, क्योंकि डिफेंडेंट ने सक्सेसफुली वेरिएशन सेटअप कर दिया। तो इट्स एक डिफेंस की तरह भी है ये, ठीक। लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस, अब हम लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो फॉर एन एग्जांपल दो लोग थे ए और बी, ठीक है। ए और बी ने अपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसमें उन्होंने बोला भाई कि अगर हम में से कोई एक भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, जो परफॉर्म नहीं करेगा या ब्रीच कर देगा वो दूसरी पार्टी को एक लमसम अमाउंट पे करेगा, ठीक है, एक लमसम अमाउंट पे करेगा। ये उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज डाल दिया, ठीक। अब ये कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज डालने की रीज़न क्या था कि भाई हम जो है हमारे ऊपर एक डेटरेंट इफेक्ट रहे कि हम हमारा पार्ट जो है डिसिप्लिन के साथ रिस्पॉन्सिबली उस पार्ट को हमारे को फुलफ़िल करें, ठीक है। हमने जो प्रॉमिस किए एक दूसरे से हम उसको अच्छे तरीके से फुलफ़िल करें, इसलिए हमने ये क्लॉज डाला है, ठीक है। तो जब भी ऐसा होगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में कोई टर्म है, ठीक है, जो किसी पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड है, ठीक है, और वो तब पे किया जाएगा जब ब्रीच होगा, ठीक है, और जो डिफ़ॉल्टिंग पार्टी है वो पे करेगी, ठीक है। तो उस केस में और अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि ये इसी पर्पस के लिए क्लॉज डाला गया था ताकि हम परफॉर्मेंस सिक्योर कर सकें, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस सिक्योर कर सकें, ठीक है। तो हम ये कभी नहीं कहेंगे कि भाई ये जो डिफ़ॉल्टिंग पार्टी रहेगी उसके पास ऑप्शन है, उसके पास क्या है, ऑप्शन है कि भाई वो या तो पैसे पे कर दे या उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दे। नहीं, वो क्योंकि इस इंटेंशन से डाला गया था कि भाई उसकी परफॉर्मेंस उस कॉन्ट्रैक्ट की हम सिक्योर कर सकें, तो हम ये नहीं कहेंगे कभी भी मेरी मर्ज़ी है कि मैं परफॉर्म करूँ या फिर मैं कंपनसेशन दे दूँ, ऐसा नहीं है, वो ऐसा हम नहीं मानेंगे, ठीक। दूसरा ये क्या कहना चाह रहा है, अगर आप कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करती है अंडर दिस सेक्शन, कोर्ट शैल नॉट ऑल्सो डिक्री पेमेंट ऑफ सम मेंशन इन कॉन्ट्रैक्ट। ऑफ कोर्स अगर वो जो क्लॉज डाला गया था फॉर द पेमेंट ऑफ द मनी, वो तो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस सिक्योर करने के लिए था ना। तो अगर हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करेंगे तो ऑफ कोर्स सी बात है कि भाई हम वो लमसम अमाउंट नहीं पे करेंगे, ठीक है। एक लास्ट सेक्शन जो हम कवर करने वाले हैं वो सेक्शन 25 है। वो ये क्या कहता है, प्रोविजन ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शैल अप्लाई टू, जो प्रोविजन होंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के वो अप्लाई करेंगे किस किस को, एनी अवार्ड अदर देन द अवार्ड गिवन अंडर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के अंडर जो अवार्ड है उसको छोड़ के सारे अवार्ड्स पे ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविज़न अप्लाई होंगे। वेल और कोडिसिल टू एग्जीक्यूट अ सेटलमेंट, ठीक है, सो उस पर भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविज़न अप्लाई होंगे, ठीक है। और देखो पार्ट 2 में ना हमने यही सारे सेक्शंस छोड़ दिए हैं, ये हम अगली वीडियो में प्रिवेंटिव रिलीफ के साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। एंड होप आपको सब समझ आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।